दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर एक बार पुनः हमारे स्थानीय मेज़बान और विशेषज्ञ देवेंद्र जी आपके साथ में हैं। और हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि मासिक चर्चा का ये हमारा 13वां अंक है, यानी साल भर हम पूरा कर चुके हैं आपके साथ में। और ऐसे ही चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आज की चर्चा शुरू करते हैं तो जाहिर है आज का विषय जो कल परिणाम आया उसी पर रहेगा। देवेंद्र जी सबसे शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव पे हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं, खासकर हम चर्चा राज्यवार शुरू करते हैं तो पहले हम साउथ के जो राज्य उन पर ले लेते हैं कि केरल में वामपंथियों की वापसी और तमिलनाडु में डीएमके। इन राज्यों में जो परिवर्तन हुआ है आप कैसे देख पा रहे हैं? केरल में तो पंडित जी परिवर्तन हुआ नहीं। जी इसका बड़ा कारण ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें गहरी हैं। जी जी और वहाँ उनको चैलेंज देने के लिए खाली एक ही पार्टी है, वो है जी कांग्रेस, जी जी यूडीएफ। जी और उन्होंने कोई मतलब उनको समर्थन नहीं मिला, जी तो ये एक नेगेटिविटी है। जी इस कारण वो फिर से उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला। जी दूसरा, ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि उनका प्रशासन ठीक नहीं है। जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो केरला के लोग भी शिक्षित हैं, जी समझदार हैं, जी जी तो लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। कम्युनिस्ट जी विचारधारा भले से पूरे विश्व में अब अलग थलग पड़ गई है, जी पर वहाँ एक एक टापू की तरह, केरला में एक टापू की तरह कम्युनिस्ट विचारधारा देश में अभी भी जिंदा है। जी तो हम, मेरे ख्याल से लोकतंत्र में सबका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छी बात है, खुशी की बात है वो जीते। तो कांग्रेस को नकार दिया लोगों ने, ये स्पष्ट हो गया इससे। जी जी इसी तरह तमिलनाडु में, वहाँ भी आप देखिए, जयललिता के व्यक्तित्व के कारण ही अन्ना द्रमुक जो है जी वो चल पा रही थी। जी जी इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। तो अब क्योंकि अन्ना द्रमुक में कोई इस तरह का चेहरा नहीं है, जी जी तो उनका जीतना लगभग लगभग असंभव था। हम्म, तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ राजनीति है, जी तो जी वहां पर कोई भी जीते वो पार्टी द्रविड़ ही होगी। जी भाजपा को वहां पर जमने में बहुत समय लगेगा। कांग्रेस थोड़ा बहुत कर पाती है तो वो वैसाखी के सहारे, मतलब वो डीएमके के साथ में मिलकर थोड़ा बहुत कर पाते हैं, उनका अपना वजूद नहीं है। जी कल से अगर कांग्रेस को वो अलग कर दे तो वहां पर कांग्रेस की सीटें जीरो हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। केवल उनके सहयोग से वो चल रहे हैं। तो ये मतलब तो क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा है वो इस बार भी कायम रहा है। बिल्कुल, ये तो दो विषय तो जी यही जी है। पांडिचेरी जो है वो तो केंद्र शासित प्रदेश था, जी जी तो वहाँ के चुनाव जैसे अपेक्षित थे वैसे ही परिणाम आया है वहाँ जी पर। जी असम के परिणाम भी वैसे ही हैं जैसे जी अपेक्षित थे। बिल्कुल बिल्कुल तो इनमें तो कोई बड़ी परिवर्तन हुआ नहीं है। बंगाल में अगर आपको याद हो, मैंने अपने एक इंटरव्यू में 2 महीना चुनाव के पहले पहले कहा था आपको जी कि वहाँ पर ममता जी को हराना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल तो जब बीजेपी ने अपने गोल सेट किए तो बड़े ऊंचे ऊंचे गोल सेट कर लिए जी खुद जी के लिए। जी जी लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर पाए, सिर्फ- शायद केवल इसलिए कि गोल भी ऊंचा था। और जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी का वहां पर कोई बहुत बड़ा संगठन अच्छे से बना हुआ नहीं है। जी जी उसका रीजन भी यही रहा कि मार्क्सवादी हिंसा के चलते उन्होंने पहले किसी और को जमने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल जब वो लोग गए तो दीदी आ गई। बिल्कुल। दीदी ने भी बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी का जो कैडर था हाँ उसी को टेक ओवर टेक ओवर किया, सही बात है। इस कारण से वो जो वहाँ पर एक कैडर बेस राजनीति है वो चलती है, तो बीजेपी को तो वहाँ अपनी जड़ें बनाने में समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके बावजूद जैसा मुझे लगता है कि अगर 3 से 75 सीट भी आई हैं जी तो ये 25 गुना परिवर्तन है। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। तारीफ करनी चाहिए। मैं इसी के सामाजिक विषय पे आ रहा था कि बंगाल में अब कांग्रेस वामपंथ का पत्ता साफ हो गया है। अब वहाँ पर भी 2 दलों की स्थिति लगभग समान हो रही है। एक तो टीएमसी होगी, एक भाजपा होगी। तो भाजपा का जो विपक्ष का स्वरूप आया है उससे वहाँ की सामाजिक संरचना और राजनीतिक समीकरण में आने वाले समय में क्या क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्या हो सकता है वहाँ? पंडित जी, सामाजिक संरचना में तो मुझे कोई परिवर्तन दिखता नहीं, हम्म बिकॉज आज की तारीख में। हम्म लेकिन 2-3 परिवर्तन बहुत स्पष्ट है। पहला तो ये कि राजनीतिक रूप से बीजेपी जो विपक्ष में है, तो उसके जी आने से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का जी जो स्पेस था हाँ, वो स्पेस बीजेपी ने भर दिया। फुलफिल हो गया है वो। इसका ये भी कारण, ये इसका परिणाम ये हुआ कि कम्युनिस्ट विचारधारा को लोगों ने अब पूरी तरह से वहां नकार दिया है। जी और साथ में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो कहने के लिए अब वहां पर 2 लोग हो गए,
बीजेपी जिन्हें वो दक्षिणपंथी कहते हैं, जी। हम लोग ऐसे नहीं मानते। हमारी नज़र में बीजेपी इज़ मोर सेक्युलर देन ममता ममता बनर्जी। बनर्जी, राइट। उसके पीछे एक कारण है कि ममता जी जो है वो तुष्टीकरण उनका नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका तुष्टीकरण सभी के लिए बराबर है, जी तो जी वो होना नहीं चाहिए। ऐसा मेरी अपनी सोच इस तरह है। जी लोग कहने को तो तमाम आरोप लगाते रहते हैं, मैं उनको सब में नहीं जाता, बिकॉज वहाँ पर ध्रुवीकरण की कोशिश इस बार बीजेपी ने सेकेंड स्टेज में की जी। और ममता जी ने पहले कर दी। तो बिल्कुल ममता जी ने ध्रुवीकरण की पहल की जी। और उसके जवाब में सारे मुस्लिम वोट, सॉरी मतलब फिर से ये शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, बिल्कुल पर शायद वो वोट सारे उनके पीछे एकत्रित हो गए जी और उसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। क्योंकि जो पोलराइजेशन है वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, जी इसको समझने की आवश्यकता है। वहाँ के लोगों को बंगाल में बंगाली होने में गर्व होता है। जी बंगाल का आदमी पूरे इंडिया में, विश्व में आप कहीं भी देख लो, उसको भारतीय होने के पहले बंगाली होने बंगाल में में ज्यादा गर्व होता है। वो गर्व महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका इतिहास भी बहुत ही उज्जवल रहा है। बिल्कुल वहाँ पर आर्ट और शिक्षा जी जी दोनों का बहुत महत्व रहा है। और बंगाल का एक बड़ा वर्ग है जिसे वो लोग भद्र लोग कहते हैं या एलिट्स कहते हैं, जी जी जो वहाँ के जमींदार वगैरह बने रहे, उन जी लोगों का बहुत आज भी प्रभुत्व है, जी प्रभाव है। उस प्रभाव को कम करना बीजेपी तभी कर पाएगी जब वो नीचे जमीन पर पैठ करे। जी उस पैठ के लिए उनको, सॉरी मतलब फिर से उन्हें संघ की शरण में जाना होगा बिल्कुल और बिल्कुल। संघ के साथ मिलकर ही वो इस काम को कर पाएंगे, अन्यथा उनके बस का भी नहीं है। सही सर। सर इन चुनाव में दो बड़ी रोचक चीज़ हुई है जिसको जनता अब देख रही है आगे वाले भविष्य में। एक तो जो कहावत है कि गढ़ आला सिंह गेला वाला काम हुआ है। ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई है और एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते जिसको सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनना है, वो इस हार को कैसे देखती हैं, कैसे बचा पाएंगे, और सामान्य आदमी के हिसाब से ये हार क्या है। दूसरा, चूँकि हम इंदौर के लोग हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ 300%, 400%, 500% मेहनत करके आए हैं और मैं नहीं सोचता कि उनकी ये मेहनत इतनी नाकामयाब भी हुई, कामयाब भी हुई है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आगे भविष्य में कैलाश जी के लिए क्या भूमिका रहेगी उनके संगठन में? पहले हम ममता जी की बात करते हैं। जी ममता बनर्जी जी की अपनी हार का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है जी और उससे उन्हें कोई सेटबैक नहीं मिला। बिल्कुल क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सीट से खड़ा होना जी एक चैलेंज की तरह लिया था जी जी और वहाँ पर जो प्रभुत्व है वो स्थानीय नेता शुभेंदु अधिकारी जो हैं जी उन्हीं का रहा। जी तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि बड़ा सेटबैक है, क्योंकि 215 सीटें उन्हें मिली है कुल जी मिलाकर, जी जी और वो कहीं से इस्तीफा देके कभी भी चुनी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल लीडरशिप डेफिनेटली उनकी है, तो इस विषय में कोई प्रश्न कभी नहीं उठ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये हम लोग बड़ा कोई खुश होने के लिए कह सकता है कि भाई हमने उन्हें हरा दिया, लेकिन वो जी सिर्फ खुश फहमी है, वो एक्चुअल में नहीं हारी है, ऐसे बिल्कुल मेरा मत है। जी जी कैलाश जी बहुत मेहनती हैं, वाकई में उन्होंने बहुत काम किया और मतलब मेहनती हैं, उन्होंने काम किया, कोई शंका नहीं। लेकिन फिर भी इसमें कार्यकर्ता जो स्थानीय होते हैं ना पंडित जी, जी उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। जी जी देखिए जो लोग वहाँ जमीन से जुड़े हैं, जो जी। जमीन के हैं, मैं कैलाश जी हैं जमीन के, लेकिन कैलाश जी यहाँ की जमीन के हो गए, सही बात है। वहाँ पर सिर्फ उनकी ससुराल है, बिल्कुल उसके होने मात्र से वो बंगाल के नहीं हो जाते। जी। तो और उन्होंने हमारे यहाँ कहावत भी कि ससुराल की मेजबानी 4 दिन की ही पुराती है। आप स्थायी वहाँ निवास नहीं कर सकते, नहीं तो इज्जत तो घटती है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया जी और ये जितनी सीट्स आई हैं ये भी उनकी, क्योंकि वो उन्होंने लगातार मेहनत की, जी जी तो उसका भी परिणाम है। जी तृणमूल से जो लोग बीजेपी में आए थे, जी सब लोगों ने बहुत सारी बातें की कि इतने सारे लोग आए, इतने टिकट दे दिए, पर अगर आप ओवरऑल उठा के देखेंगे तो बीजेपी ने तृणमूल के केवल 10, 12, 15 लोगों को टिकट दिए थे जी और उसमें से 3 या 4 लोग ही अपनी सीट बचा बचा पाए हैं। तो ये उनका प्रभाव उस पर इतना ज़्यादा नहीं था, जिस जी। बात को लेकर के ये लोग पूरी बातें करते रहे। जी जी लेकिन बीजेपी भी इस बात को पूरी तरह से वहाँ नकार नहीं पाई। जी जी तो जनता को ये समझाने में ये लोग असफल रहे जी कि भाई हम बाहर के नहीं हैं जी और जो स्थानीय लोग हैं वो हमारी पार्टी के स्थानीय लोग हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल
तो इस तरह उनके लोगों के मन में ये बात जरूर बैठ गई कि तृणमूल से गए लोग हैं जी और वो बीजेपी को सपोर्ट करें। पर अगर रिजल्ट देखें तो ऐसा नहीं है। जी रिजल्ट जी में तृणमूल से आए हुए 3-4 लोग ही हैं जो जीते हैं, जी जी बाकी सारे वो लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है इस राजनीतिक बीजेपी के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए, जी जी कि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम जो बनेगी, जी जो मेहनत करने वाले हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते, जी जी उन्हीं के दम पर चुनाव जीता जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भाजपा को अब विपक्ष की भूमिका मिली है वो वहाँ पर जिम्मेदारी से निभाएगी और अपने जो कहते हैं ग्राउंड लेवल के और बढ़ाकर शायद भविष्य में सत्ता की ओर और चीज़ सफलता प्राप्त करें। मासिक चर्चा में आपने हमसे चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। और अगले महीना या बीच में जब भी कोई समसामयिक विषय आएगा हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्लीज।